अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर से रिमेनिंग टॉपिक आज आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रोटीन। अच्छा, इससे पहले इस चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट्स वाले लेक्चर्स ऑलमोस्ट सारे पढ़ाए हैं और हमने लिपिड्स भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड किया था। तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन का सबसे पहले डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस तरह आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और पढ़े थे, मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, आपने लिपिड पढ़ा, वो भी तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स थे। प्रोटीन भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट के जहन में सबसे पहले इस बात का आना लाजमी है कि ये प्रोटीन भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, यानी ये भी जिंदा जिस्म लिविंग बॉडी के अंदर जो है ये मौजूद है और इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। वो किरदार हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस में बता देंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बाद इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में आपको दो आपको चीज़ें नजर आएंगी। एक है अमीनो एसिड्स और एक यहाँ पर है आपका पॉलीमर और एक है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये तीन चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, पॉलीमर, अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड, ये तीन चीज़ें को समझा दूंगा, आपका मसला हल हो जाएगा। फिर वापस डेफिनेशन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अमीनो एसिड क्या चीज़ है? व्हाट इज एन अमीनो एसिड? एक अमीनो एसिड दरअसल एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन मौजूद है और उस कार्बन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच है। एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप, ठीक है, ये इसका नाम है कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप। और इसी कार्बन के साथ एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिसका नाम है NH2, और NH2 को हम क्या नाम देते हैं? अमाइनो ग्रुप, ठीक है, दैट इज आवर अमाइनो ग्रुप। अब ये जो दरमियान में जो आप कार्बन देख रहे हैं, इस कार्बन का नाम क्या है? इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। इसको अल्फा कार्बन क्यों कहा जाता है? असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंक्शनल ग्रुप जहां पर अटैच होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर और भी बहुत सारे कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे कार्बन आएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी दूसरा कार्बन आएगा दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। उस कार्बन के बाद जब दूसरा कार्बन आएगा फिर आप उसको बीटा कार्बन दोगे, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा, इसीलिए इसको अल्फा कार्बन का नाम दिया गया है। अच्छा, अल्फा कार्बन तो आ गया आपका। अब इस अल्फा कार्बन के क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन के आसपास 4 एटम्स का होना लाजमी है, 4 ग्रुप्स का होना लाजमी है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो फोर्थ सब्सटेंस है वो क्या है? फोर्थ जो कार्बन के साथ अटैच है, बिल्कुल जो कार्बन के साथ अटैच है वो है हमारे पास वेरिएबल ग्रुप R। दैट इज व्हाट इज R? R इज वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? वेरिएबल ग्रुप। अब इसको वेरिएबल ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। ये एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, R एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, R एक मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, एक CH3 भी हो सकता है, ये R एक बेंजीन रिंग भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है, मतलब ये R कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको R लिखा। यानी इस तरह के एक अमीनो एसिड में ये 3 ग्रुप्स तो लाजमी होंगे और उसमें फोर्थ जो है वो एक वेरिएबल ग्रुप होगा। और पता है इंसान के जिस्म में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट, जिनका अपना अपना नाम है।
उन 20 अमीनो एसिड्स में सब में ये चीज मौजूद है, ये ग्रुप मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है, लेकिन हर अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक चीज में मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, वो इस आर की वजह से। अब मैं बताऊं वो कैसे। अगर आप देखो, लेट्स सपोज हमारे पास इधर एक अमीनो एसिड है, उसके पास क्या चीज़ है, NH2, फिर उसके पास अल्फ़ा कार्बन है, और यहाँ पर उसके ऊपर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर उसके साथ COOH ग्रुप मौजूद है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और अमीनो एसिड है, ठीक है, उसके पास कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पर COOH है। अब ज़रा आप देखें, अगर इस कार्बन पर यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, तो ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड होगा ग्लाइसिन के नाम से, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। और यहाँ पर अगर R की जगह पर CH3 आ जाए, मिथाइल आ जाए, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, एलेनिन हो जाएगा। तो एलेनिन क्या है, एलेनिन ये एक अमीनो एसिड है, और ग्लाइसिन भी एक अमीनो एसिड है। इसी तरह बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी यहाँ पर एक दूसरे से डिफर कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये था एक अमीनो एसिड। अब देखिए, अगर मैं एक अमीनो एसिड को, जो आपको भी पता चल गया है कि ये क्या है, अगर मैं एक अमीनो एसिड को एक दायरे से शो करूं, एक सर्कल से शो करूं, लेट्स सपोज ये दायरा एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल जाए, अच्छा मिलने के लिए कोई बॉन्ड तो होगा ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच बॉन्ड था, राइट, मोनोसैकेराइड्स के बीच बॉन्ड था, उसका नाम अगर आपको याद हो, वो नाम क्या था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। तो यहां पर एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। सो अब आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन भी आ गया। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, आप लिखो, द बॉन्ड which is formed between the two amino acid। ऐसे बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड के बीच बन जाता है, दैट्स कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड इन तमाम के तमाम अमीनो एसिड्स के दरमियान होगा। अब पता है, जब छोटे छोटे यूनिट्स, ये एक छोटा यूनिट है, अगर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिल जाए तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। ये एक छोटा मॉलिक्यूल था, लेकिन अब ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, अब इनसे एक बड़ा मॉलिक्यूल बना। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमर। इसके लिए क्या लफ्ज यूज करते हैं, पॉलीमर। तो पॉलीमर एक जनरल लफ्ज है। ये पॉलीमर आप कार्बोहाइड्रेट में भी आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, प्रोटीन में भी आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए एक जनरल लफ्ज है जो आप मुख्तलिफ चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जहन में क्या होगा कि पॉलीमर एक ऐसा लंबा मॉलिक्यूल है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिले हुए हैं, और हर छोटा यूनिट को आप बाद में एक मोनोमर भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोनोमर भी आप कह सकते हैं। लेकिन यही मोनोमर अगर आप कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में है तो मोनोमर को आप ग्लूकोज या गैलेक्टोज का नाम देंगे। लेकिन अगर आप प्रोटीन के चैप्टर में है तो फिर मोनोमर को आप क्या नाम देंगे, अमाइनो एसिड। इसीलिए जब आप लोग प्रोटीन को डिफाइन कर रहे थे तो आपने क्या कहा कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर which is made of repeating units called as amino acids। तो ये आपका प्रोटीन का डेफिनेशन आ गया। आपने पॉलीमर भी पढ़ा, आपने अमीनो एसिड भी पढ़ा, आपने पेप्टाइड बॉन्ड भी पढ़ा कि ये क्या चीज है। अब एक सवाल है, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, ये बनता कैसा है। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड बनता कैसे है, या आप उसको ये भी कह सकते हैं हाउ अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर, दो अमीनो एसिड आपस में कैसे लिंक होते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी आपको वही मिलेगा। अब वो इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आपके लिए ये तो एक अमीनो एसिड था, आपने ने लिख लिया होगा। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास दो अमीनो एसिड्स हैं और अब हम इन दोनों को आपस में मिलाना चाहते हैं। मिलाने के लिए क्या होगा कि एक अमीनो एसिड का
कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये इस्तेमाल हो जाएंगे। ये जो कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप है इसमें सिर्फ OH खर्च हो जाएगा और ये जो NH2 है इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन हमें मिलेगा। तो आप जरा देखिए OH ग्रुप कहां से आएगा, कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप से आएगा, और H जो है वो अमीनो ग्रुप से आएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं थोड़ा ये जो COOH है कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप जो है इसको मैं थोड़ा अच्छे अंदाज में लिख देता हूं। इसको इस तरह लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, ठीक है, इसको इस तरह लिखा जाएगा। और ये जो NH2 है इसको हम लोग यहाँ कुछ इस तरह लिखते हैं NH सिंगल बॉन्ड H। अब ये भी NH2 है, थोड़ा सा मैंने ओपन करके लिखा। अब क्या होगा कि जब ये दो अमीनो एसिड आएंगे तो एक अमीनो एसिड का ये OH और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन, ये दो चीजें आपस में क्या करेंगे, ये मिल जाएंगी, ठीक है। OH of the carboxylic group from one amino acid and hydrogen of the amino group from the another amino acid, ये रिमूव हो जाएंगे। और जब ये रिमूव हो जाएंगे तो आपस में मिलके ये क्या बनाएगा, OH और H जब आपस में मिलेगा तो इसे क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ये यहाँ से निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो अब ज़रा देखो, निकलने के बाद चलो मैं आपके लिए ये मिटा रहा हूँ, ये देखो ये OH मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। सो अब आप देखिए ये नाइट्रोजन जिसके साथ पहले 3 बॉन्ड्स थे, अब ये नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड्स हैं, और ये कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स थे, 4 बॉन्ड्स थे, अब ये 3 बॉन्ड्स हैं। तो अब क्या होगा, इतना होगा कि अब ये जो कार्बन है ये कार्बन अब बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ। अब ये कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा, तो वो मैं आपको लिए यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ NH2, और इसके बाद क्या है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है, नीचे फिर से हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अच्छा, और ये दूसरा कार्बन अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरा कार्बन है वो हमारे पास क्या है, C है, C के ऊपर हमारे पास H है, नीचे क्या है, CH3 है, और उसके साइड पर हमारे पास COOH मौजूद है, और यहाँ पर क्या मौजूद था, NH मौजूद था। इसका दूसरा हाइड्रोजन चूंकि रिमूव हो गया है इसीलिए वो आपको इधर नजर नहीं आएगा, और C डबल बॉन्ड O का OH रिमूव हो गया है। अब क्या होगा कि ये जो कार्बन है ये कार्बन अब बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है इस नाइट्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो CN लिंकेज है, इस तरह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो लिंकेज है CN लिंकेज, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब आपने देखा कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड आया। इसी तरह से जब दूसरा अमीनो एसिड आएगा तो दूसरा अमीनो एसिड क्या करेगा, इस साइड से आकर अटैच करेगा। वो क्या करेगा, वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यूज करके अपने आप को अटैच करेगा, और ये भी पॉसिबल है कि अमीनो एसिड इस तरफ से अटैच करे, नेक्स्ट दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर आकर अमीनो ग्रुप के साथ भी अटैच करे। यानी ये चेन इस तरह राइट साइड पर भी लंबा हो सकता है, लेफ्ट साइड पर भी लंबा हो सकता है, कि लंबा चेन आपको मिलेगा, ठीक है। तो भाई जब आपके पास जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाएंगे, 2 सिर्फ 2, उसको हम लोग नाम देंगे डाइपेप्टाइड। बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, ये लफ्ज देकर बात स्टूडेंट समझते हैं कि डाइपेप्टाइड मींस 2 बॉन्ड्स, गलत, कंफ्यूजन है। डाइपेप्टाइड बॉन्ड अगर मैं लिखता ना उसका मतलब है दो बॉन्ड्स, लेकिन डाइपेप्टाइड मीन 2 अमीनो एसिड्स। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, डाइपेप्टाइड मींस 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब अगर 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड अगर आपस में मिल जाए तो फिर इसको क्या नाम देंगे, ट्राइपेप्टाइड का नाम देंगे। और अगर बहुत सारे मतलब, तो उसके लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मेनी अमीनो एसिड,
ट्राइपेप्टाइड 3 अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड। तो आपको आज के लेक्चर में डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड भी मैंने आपको समझा दिया, बॉन्ड कैसे बना वो भी बता दिया। अब आखिर में आते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत सारा इंपॉर्टेंस, अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो बहुत सारा टाइम मुझे लगेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी में इसका किरदार क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आपकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स में मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास? वो है आपका हेयर, ठीक है, आपका हेयर है, ठीक है, नेल है, ठीक है, आपका स्किन है, नेल, हेयर, स्किन, ये चीज़ें, ये इनके अंदर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है, मतलब ये सारा प्रोटीन, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन मौजूद है, राइट। अच्छा, 1 नंबर 2, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है जो डिफेंस करता है। क्या करता है? डिफेंस। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या है? डिफेंस का मतलब ये है दिफा करना, हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना। आपकी जिस्म के अंदर ऐसे प्रोटीन है जो आपकी हिफाजत करता है जरासीम से, वायरस से, आपका है प्रोटेक्शन देता है आपको। वो कौन है? वो है एंटीबॉडीज। वो कौन है? वो है एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जो हमारे पास है, एंटीबॉडीज क्या है? वो डिफेंस प्रोटीन है, राइट। सो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। अच्छा, देन वी हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, अब ये क्या चीज़ है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मतलब ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसका नाम है। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? कैरी करते हैं किस चीज़ को? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को आपके लंग्स से आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। सो दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, और ये डिफेंस प्रोटीन आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ों को तोड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, बनाते हैं, एनर्जी तैयार करते हैं। हमारे जिस्म में उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। उसका नाम क्या है? इंजाइम। इंजाइम का एक पूरा चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में, तो आप वो देख भी सकते हैं। इंजाइम जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को तोड़ देते हैं और मुख्तलिफ सब्सटेंस को बनाने में इन्वॉल्व है, रिएक्शन के रफ्तार को तेज करते हैं, वो इंजाइम खुद भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सो इंजाइम्स व्हिच आर कैटालाइटिक प्रोटीन। अब आप देख रहे हैं डिफेंस प्रोटीन, आप देख रहे हैं दिफा कर रहा है। रेस्पिरेटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपको ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। कैटालाइटिक प्रोटीन इंजाइम है। और तो और आपका जो सेल है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, मतलब मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। अगर यहां पे लिख दें कि ये आपके पास जो सेल है, सेल के आसपास तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको कुछ चैनल्स नजर आएंगे, राइट। आपको कुछ चैनल्स नजर आएंगे, और ये जो चैनल्स हैं ये प्रोटीन के बने हुए चैनल्स हैं। इन चैनल्स की मदद से चीज़ें सेल के अंदर और सेल के बाहर आते रहते हैं। चैनल प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन तक भी पहुंचा हुआ है। इसके अलावा तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? अच्छा, चैनल प्रोटीन, इसका जिक्र हो गया है। इसके अलावा लास्ट में रिसेप्टर पे भी बात करेंगे। रिसेप्टर जो बाज सेल्स पर रिसेप्टर भी लगे होते हैं। रिसेप्टर जो है ये रिसीव करते हैं और सब्सटेंसेस को सेल के आसपास जो और भी केमिकल्स है या हार्मोन्स या कोई ड्रग है वो यहाँ पर आकर अटैच करते हैं अपने आप को। तो इस स्पेशल जगह का नाम क्या है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर भी प्रोटीन से बने होते हैं। बाज़ औक़ात तो ग्लाइकोप्रोटीन की भी होती है, तो बाज़ प्रोटीन के भी बने होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर है ये क्या कहते हैं? ये सिग्नल को अब
ये कोई केमिकल अंदर नहीं है, सिग्नल को सेल के अंदर लाने में मदद देता है। तो ये किस्म का कम्युनिकेशन है जो एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करता है, वो बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, रिसेप्टर करते हैं। तो ये आपका इस आज के लेक्चर में एक और चीज़ भी हम लोगों ने आज कवर कर दिया कि प्रोटीन की क्या अहमियत है। और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता चलूँ कि एनर्जी हमारे जिस्म में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाए तब आपका जिस्म चर्बी से एनर्जी लेना शुरू करता है। जब एनर्जी का सप्लाई भी चर्बी का यानी फैट्स का सप्लाई ख़त्म हो जाए तो लास्ट में प्रोटीन को आपका जिस्म खाना शुरू करेगा, उस एनर्जी से यहाँ से आपको एनर्जी भी मिल सकती है, लेकिन बॉडी इससे कभी एनर्जी हासिल नहीं करती। ये था आज का लेक्चर प्रोटीन पर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसी टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें लाइक ज़रूर देते जाइए 1, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। एंड बाज़ स्टूडेंट्स, अभी मुझे याद आया, बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो तो कहते हैं कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मेरा एक जो दूसरा चैनल है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, उसमें यही चैप्टर मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है। वो मास्टर लेवल के लिए, MSc स्टूडेंट्स के लिए, बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनके लिए मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें डेप्थ है, वो बहुत ज़्यादा तफसील उसके अंदर है, लेकिन FSC के लेवल पर जितना है ये आपके लिए। अगर आप खुश हैं, सेटिस्फाई है तो बस काफ़ी है। और आप कहते हैं नहीं मैं और मुझे चाहिए, तो आप मुझे उस चैनल पे जाकर मुझे सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। वैसे वो चैनल आप आगे भी आपका काम आने वाला है, क्योंकि आपने FSC के बाद भी तो पढ़ना है, तो वहाँ पर भी हमारे से मुलाकात होती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।